Good evening, everyone, and welcome all to this exclusive webinar on Busy Simplifying Bakery and Confectionery Retail. So, today in this session, we will be covering a industry specific topic, that is bakery and confectionery retail. We'll understand how Busy will help the bakery and confectionery retail businessmen to manage their accounts, inventory, and statutory compliances. So stay tuned with us till end, and after this session, we'll have a one-to-one conversation round where you can share your questions in the chat box or you can ask queries and questions. We will be happy to reply on that. So let's start the session. So पहले समझते हैं बेकरी और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज की क्या नीड्स है, क्या उनके पेन पॉइंट्स होते हैं या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, सेल्फ लाइफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि जो भी आइटम्स होते हैं जैसे केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गए, तो उस आइटम्स के हम एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन कर पाए, एक्सपायरी डिटेल मेंटेन कर पाए, ठीक है, तो वो हम मैनेज कर सकते हैं, या वो नीड होती है एक बेकरी कन्फेक्शनरी की। स्मार्ट इन्वेंटरी, आइटम का स्टॉक लेवल कंट्रोल करने का जो नीड होती है वो बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में काफ़ी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आइटम्स की अगर हम एक मिनिमम लेवल सेट करें कि इसके नीचे स्टॉक आए तो मुझे वार्निंग दे दे सिस्टम, ताकि मैं एक्वायर कर पाऊँ स्टॉक और आगे सप्लाई कर पाऊँ। तो एक स्मार्ट इन्वेंटरी की भी नीड होती है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी रिटेल बिजनेस के लिए। फास्ट बिलिंग, क्योंकि मोस्टली कैश पार्टीज होते हैं, रिटेल पार्टीज होते हैं, तो शॉप में आते हैं, सो फास्ट बिलिंग की काफ़ी नीड होती है ताकि इंस्टेंटली हम उनको बिल प्लेस कर पाएँ, उनको प्रोडक्ट या उनको जो है आइटम्स सेल आउट कर पाएँ। सो क्विक चेकआउट ऑफ वर्क इन रश, जो एक मेन होती है कि अगर हम कोई बेकरी शॉप में जाते हैं तो इंस्टेंट बिलिंग, जो बिलिंग पर्सन होते हैं वो इंस्टेंट बिल करके हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। So fast billing is mostly needed, and multiple payment methods. So that means आप कोई भी शॉप में जाते हैं, रिटेल शॉप में, मोस्टली इन रिटेल शॉप यू विल फाइंड आउट दैट you may be paying the amount in cash, card, or through online UPI. So there should be a multiple payment method for collecting the amount from the customers. So retail industries and bakery and confectionery भी retail industries के अंदर ही पड़ता है, रिटेल बेकरी शॉप एंड कन्फेक्शनरी, तो उनको भी कैश कार्ड कलेक्शन का ऑप्शन रहना चाहिए जब वो बिलिंग कर रहे हैं कस्टमर्स के। सो मल्टीपल पेमेंट मेथड इज ऑल्सो नीड फॉर ए बेकरी एंड कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज। Offers and discounts, like you can say any happy hours is going on, Diwali offers or any kind of festive offers, Christmas or any kind of festive offers में आप कुछ स्कीम रन कर पाए। दैट मीन्स बाई वन ब्लैक फॉरेस्ट केक एंड गेट वन पेस्ट्री केक फ्री। सो इस तरह का स्कीम जो है, ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, दैट यू कैन क्रिएट द स्कीम सिस्टम which is needed for a bakery and confectionery retail business. So seasonal sweets combo offers, that is mostly needed for seasonal scheme discount, okay, for the retail customers. Multi outlet control, so if you're having different outlets of your bakery business, रिटेल आउटलेट्स हैं आपके, कई सारे स्टेट्स पे हैं या कई लोकेशंस पे हैं, सो यू नीड टू फिगर आउट दैट किस आउटलेट से कितना सेल हो रहा है, किस आउटलेट में क्या स्टॉक पड़ा हुआ है। तो मल्टीपल आउटलेट कंट्रोल इज ऑल्सो अ मोस्ट नीडेड thing for a bakery and confectionery retail business. So they may be having two, three outlets. So they need to manage the outlet wise sales register, outlet wise accountings. So that is also a most needed thing for a bakery and a confectionery business. Okay. So these are the key points, or these are the key features that is needed for a bakery and a confectionery retail business that we can get easily from our Busy software. Busy have a smart features which will cover up all these pain points, or which will clear out all this pain point of a bakery industries. So एक बेकरी और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज के लिए जो भी ज़रूरी जो फीचर्स की नीड होती हैं, जैसे स्टॉक की, आइटम्स की एक्सपायरी मेंटेन करना हो, स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेज करना हो, इन आइटम्स की स्टॉक को कंट्रोल करना हो, फास्ट बिलिंग प्रोसेस मेंटेन करना हो, मल्टीपल पेमेंट प्रोसेस को मैनेज करना हो, और डिफरेंट स्कीम अप्लाई करना हो, या डिफरेंट स्कीम मैनेज करना हो, या आउटलेट, मल्टीपल आउटलेट कंट्रोल करना हो, तो ये सारे फीचर्स बिजी जो है प्रोवाइड करता है, और ये सारे फीचर्स इज
mostly needed for a bakery and confectionery industries that completely get fulfilled by busy software. Coming on the next slide, let's have a quick walkthrough on some certain questions that may appear in a customer mind who may be dealing with bakery and confectionery items. So first questions ये आते हैं कि इज बिलिंग फास्ट फॉर वॉकिंग कस्टमर इन बिजी, क्या हम बिजी में बिलिंग फास्ट कर सकते हैं वॉकिंग कस्टमर्स के लिए? तो यस ऑब्वियसली, लेट्स सी प्रैक्टिकली, एक बार हम प्रैक्टिकली देखते हैं बिजी में कैसे हम फास्ट बिलिंग प्रोसेस को सेट कर पाएंगे। तो देखिए, फास्ट बिलिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए बिजी के अंदर एक फीचर दिया गया है जो आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर पीओएस बिलिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉज बिलिंग सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल। तो इसमें आप इसको एनेबल कर सकते हैं, आगे इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको सेल्स में आपको पीओएस ऑप्शन को एनेबल करना है, तो आप कॉन्फ़िगर के अंदर फीचर्स एंड ऑप्शन से आपने पीओएस ऑन कर लिया, उसके बाद आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। देन फ्रॉम हियर यू कैन एनेबल पीओएस फॉर द पर्टिकुलर सीरीज। तो सेल्स के अंदर बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज रहता है, उसको सिलेक्ट करके आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस पे आ सकते हैं। एंड हियर आप इसको एनेबल कर सकते हैं। यू कैन एनेबल दिस एडवांस पॉज डेटा एंट्री ऑप्शंस, एंड इफ यू enable this you will find this button configure advanced pause options. You can click over here, and from here you can configure the complete POS features or POS system for the transaction sales transactions. So इसमें तीन ऑप्शंस होते हैं फील्ड टाइप में, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तीनों में डिफरेंस है कि फिक्स मतलब आपको ट्रांजैक्शन करते वक्त आपको इस फील्ड पर कर्सर रुकेगा नहीं, and you can't change the field also during doing the transaction or recording the transactions. And in case of variable, your cursor will come on that particular field or the cursor will remain on that particular field, and also you can change that field. और सेमी वेरिएबल का मतलब हो गया कर्सर नहीं रुकेगा बट आप बैक करके फिर उसमें जाके फील्ड को चेंज कर सकते हैं। सो दिस थ्री मेजर फील्ड टाइप इज अवेलेबल इन पीओएस कॉन्फ़िगरेशन दैट यू कैन सिलेक्ट एज पर योर नीड, कि आपको ट्रांजैक्शन लेवल पे क्या क्या सेमी वेरिएबल फील्ड रखना है, क्या क्या फिक्स फील्ड रखना है जो एंट्री लेवल पे हर बार आप पिक नहीं करना चाहोगे। सो दिस मेक योर ट्रांजैक्शंस क्वाइट फास्टर। सो अगर आपने पीओएस ऑन कर लिया, सो इन पीओएस मॉडल व्हाट यू विल सी इफ यू गो टू ट्रांजैक्शन सेल्स ऐड ऑप्शन, पॉज बिलिंग के क्षेत्र में आपको स्क्रीन कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। देखिए डायरेक्ट कर्सर जो है पार्टी में आके रुक रहा है। सो फर्स्ट कर्सर इज कमिंग ऑन द पार्टी मॉडल, नॉट इन द सेल टाइप, बट इन केस ऑफ standard transaction you will find the cursor will move on to the date, then move on to the sales type, and then it will move on to the party once you press the enter button. But here you no need to press enter button to move on to the party में by default ही cursor आ जाएगा। एंड देन आप पार्टी के मोबाइल नंबर से भी आप डिटेल ट्रैक करके रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी मोबाइल नंबर डिटेल्स आप मैनेज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में जो भी पार्टी के नाम है, एड्रेस है, वो सब आप फिलअप वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर यही पार्टी दोबारा आपके शॉप में आते हैं परचेज करने, तो आप मोबाइल नंबर पुटअप करते ही पार्टी के नाम एड्रेस ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। तो इससे आपकी जो है बिलिंग प्रोसेस में काफ़ी फास्टनेस आ जाएगा। इसके अलावा आप आइटम को भी स्कैन, अगर बैच नंबर ऑन कर रहे हैं उसको भी स्कैन करके आप आइटम को पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनिंग पे आपका पीओएस सिस्टम वर्क करेगा। या आप अगर आप किसी का स्कैनिंग का मशीन खराब है, या इफ एनी प्रॉब्लम्स अपीयर इन केस ऑफ स्कैनिंग द आइटम, देन यू कैन आल्सो पिक इट मैन्युअली। सो कोई भी आइटम्स आप पिक कर रहे हैं तो उसको भी आप जो है बैच नंबर वाइज आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी बैच वाइज स्टॉक रहेगा तो डिस्प्ले में यहाँ पर दिख जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट पर, एंड देन यू कैन पिक द पर्टिकुलर बैच नंबर एंड यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट। सो फास्ट बिलिंग के मोड पे अगर आप देखें तो काफ़ी एंट्री लेवल पे आपकी जो है कर्सर मूवमेंट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। आपको एंटर एंटर प्रेस नहीं करना पड़ेगा अगर आपने ऑलरेडी प्राइस मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, इफ़ यू हैव मेंशन द सेलिंग प्राइस 350 रुपीज, सपोज दिस इज द सेलिंग प्राइस। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड आउट दैट जब आप आइटम क्रिएट करते हैं उसकी आइटम कोड भी आप मेंशन करके रख सकते हैं। कभी कभार यू से दैट आई नीड टू क्रिएट अ स्पेसिफिक कोड फॉर दिस आइटम, सो दैट whenever my operator do the transaction they just put the code, the item will get picked automatically। अगर मैं T0003 डाल दूं, T0033 डाल दूं तो ऑटोमेटिकली आइटम पिक कर जाएगा। ठीक है, उसकी डिटेल्स वगैरह कैप्चर हो जाएंगे। प्राइस का मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, जो भी आपके बैच वाइज स्टॉक रहेंगे वो आप पिक कर सकते हैं। इंस्टेंटली प्राइस वगैरह भी कैप्चर हो जाएंगे
और टैक्सेशंस भी ऑटो कैप्चर हो जाएंगे और आगे इसको आप सेव करके प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें आपको जो प्रिंट ऑप्शन मिलेगा वो, जैसे अगर रिटेल इंडस्ट्री में मोस्टली दे यूज दिस स्लिप फॉर्मेट 3 इंच और 4 इंच, दिस रिमेन बाय डिफॉल्ट और दिस गेट क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट इन योर फ्रेश कंपनी। अब जब भी कंपनी क्रिएट करेंगे तो भी आपको ये स्लिप फॉर्मेट मिल जाएगा, तो आप इस तरीके के फॉर्मेट भी प्रिंट कर सकते हैं। रिटेल क्षेत्र में ये थर्मल प्रिंटर जो भी यूज करते हैं उस फॉर्मेट पे भी आप इस तरीके की इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। सो फास्ट बिलिंग के लिए यू कैन यूज दिस पॉज बिलिंग सिस्टम। ओके, कमिंग ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। Can Busy handle multiple payment modes and offer? Yes, let's see how we can do it. So अगर आप पॉज मॉडल ऑन कर रहे हैं पीओएस के अंदर भी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप कॉन्फ़िगर एडवांस पीओएस के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्पेसिफाई सेटलमेंट, आप इसको एनेबल कर सकते हैं। एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस कॉन्फ़िगर यू विल फाइंड डिफरेंट पेमेंट मोड। यू कैन सिलेक्ट द लेजर नेम, जैसे हमने कैश सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने कोई क्रेडिट कार्ड, उसका भी एक लेजर मैंने बनाया, डेबिट कार्ड, उसको भी मैंने अकाउंट ग्रुप टैग किया है बैंक अकाउंट के अंदर। तो कोई डेबिट कार्ड से पे कर रहा है, कोई यूपीआई के थ्रू पे कर रहा है, उसको भी लेजर हमने टैग कर दिया, एक लेजर हमने बना लिया। अगर मुझे यहाँ से बनाना है तो आई कैन प्रेस F3 बटन सो दैट आई कैन क्रिएट फ्रॉम अकाउंट मास्टर फ्रॉम पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्क्रीन ऑल्सो। सो यहाँ पर हमने यूपीआई, तो ऐसे हमने चार, तीन चार जो है सेटलमेंट मोड ऑन कर दिया पॉज मोड पे। तो इससे क्या फायदा होगा, जब हम कोई भी सेल एंट्री पंच कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन दैट केस हम इसको सेव करने जाएंगे तो यहीं पर ही आपको, जैसे आपने पार्टी में कैश लिया तो डिफॉल्ट कैश में बैठ जाएगा। हो सकता है पार्टी ने कहा कि मुझे 100 रुपये में कैश में दे रहा हूँ, बाकी मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, तो रिमेनिंग डेबिट, अगर डेबिट कार्ड नहीं तो कोई यूपीआई से कर रहा है तो उसको जीरो करेंगे तो यूपीआई में बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पेमेंट मोड को एनेबल करके आगे इसकी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं ट्रांजैक्शन लेवल पर ही। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं कि प्राइसिंग में भी अगर किसी की नीड होती है कि अगर मुझे प्राइसिंग सेट करना है, ग्रुप वाइज प्राइसिंग करना है, रिटेल कस्टमर्स के रिलेटेड जो भी प्राइसिंग मुझे मैनेज करनी है, ज़्यादातर क्षेत्र में प्राइसिंग तो फिक्स्ड होता ही है। आइटम मास्टर जब हम आइटम्स क्रिएट करते हैं, कुछ आइटम्स की लिस्ट में दिखा देता हूँ पहले। तो जनरली आप देखेंगे तो आइटम्स कुछ इस तरीके से आइटम्स होते हैं जो एक बेकरी या कन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं, जैसे ये एक्रेलिक चॉकलेट स्टैंड हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट केक हो गया। ये इसकी ग्रुपिंग भी आप मैनेज कर सकते हैं, इसकी अलग से आप ग्रुप मेंटेन कर सकते हैं कि ये केक एंड पेस्ट्री ग्रुप्स के अंदर आते हैं। उसकी भी अगर आपको कोड मेंटेन करना है तो आप कोड मैनेज करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग भी सेट कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइसिंग स्ट्रक्चर सेट करना है तो कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप जाके इन्वेंट्री के अंदर आप ये आइटम प्राइसिंग मोड पे जाके आप पार्टी वाइज आइटम वाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पार्टी वाइज आइटम वाइज करना है तो पार्टी वाइज कर सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी लेवल पे, अगर किसी ने आपसे 2 केक खरीदा, आप उसको प्राइस सेट करना चाहते हैं कि क्वांटिटी लेवल पे अगर उसने 2 लिया तो उसका रेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसको कम प्राइस में मिलेगा। तो अगर क्वांटिटी लेवल पे आपने ऑन कर लिया तो कॉन्फ़िगर के अंदर आप आइटम क्वांटिटी डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर या प्राइसिंग स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो कोई जैसे ये हमने ये ले लिया मैंगो पेस्ट्री। अब हमने बताया कि अगर मैंगो पेस्ट्री हमसे कोई 5 खरीदता है तो उसको हम पर पीस जो है 230 रुपीज़ पे देंगे। अगर उससे ज़्यादा कोई खरीदता है 5 पीस से ज़्यादा तो हम उसको 200 रुपीज़ में दे देंगे। तो इस तरीके से प्राइसिंग स्ट्रक्चर हम सेट कर सकते हैं क्वांटिटी लेवल पर भी और पार्टी लेवल पर भी। Coming on the next questions, that is, can I offer seasonal sweet combo pack or special discount to my customer easily? हाँ, यस, जैसे मैंने बताया कि यू कैन क्रिएट schemes like seasonal sweets offer, combo pack or special discounts for your earning customers or for your retail customers. ऐसे for that you have to first enable the features from administration configuration features and options, inventory, and here you will find an options called enable scheme. Let me highlight this. तो ये options आपको enable करना है and then you have to save. आफ्टर दैट आपने स्कीम एनेबल कर दिया, उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स के अंदर आ जाए और यहाँ पर आने के बाद आपको स्कीम मास्टर क्रिएशन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक स्कीम क्रिएट किया कॉम्बो पैक ऑफर नाम से। अगर आपको कोई नया स्कीम क्रिएट करना है आप ऐड करके स्कीम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सीजनल स्वीट्स ऑफर या सीजनल स्कीम या सीजनल ऑफर,
क्रिसमस ऑफर चल रहा है या कोई भी सीजनल ऑफर चल रहा है, उसकी भी आप डेट मेंशन कर सकते हैं, किस तारीख से किस तारीख तक ये ऑफर चलेगा। डेट के अलावा टाइम, जैसे वी ऑल सी दैट देयर मे बी certain malls where happy hours also works, so you can set a particular time also ki from 10:30 a.m. to 6:30 p.m. the offer will work. So in specific, you can set a seasonal offer or scheme on the basis of a date as well as on the basis of a time also. ठीक है। और इसमें आप सेल्स पे स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं, सेल्स पे आपने कर लिया। स्कीम टाइप आपने बताया कि मैं फ्री दूंगा, फ्री क्या दूंगा एक के साथ, या मैं डिस्काउंट दूंगा अगर कोई ये आइटम लेता है, जैसे पेस्ट्री या ब्लैक करेंट पेस्ट्री या कोई ब्लैक फॉरेस्ट केक, अगर एक क्वांटिटी भी ले रहा है, अभी सीजनल ऑफर चल रहा है, एक पीस भी ले रहा है, तो उसको मैं 10% डिस्काउंट पे दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके के सीजनल ऑफर्स हम सेट कर सकते हैं। फिर उस केस में जैसे हम एंट्री करेंगे और यहाँ पर जो भी हम डेट वगैरह मेंशन करेंगे, सभी हम अभी हमने 30/4 तक का ही मेंशन करके रखा था ऑफर डेट। तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया, अब यहाँ पर एंटर किया, तो अब इसमें एक सीजनल ऑफर के साथ मैंने ये भी रखा था कि कॉम्बो ऑफर, तो कॉम्बो ऑफर में भी वही था। तो कॉम्बो ऑफर मैं दिखा दूँ यहाँ पर, कॉम्बो ऑफर जो मैंने क्रिएट किया था, तो वो भी यही था कि इसमें कॉम्बो ऑफर ये था कि अगर कोई ब्लैक फॉरेस्ट एक पीस ले रहा है तो उसको चिकन पैटीज एक पीस फ्री मिलेगा। तो कॉम्बो ऑफर भी है, अगर हम सीजनल ऑफर भी सेट करना चाहें तो सीजनल ऑफर भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें डिस्काउंट वाला ऑप्शंस ऑन नहीं है, जिसमें डिस्काउंट वगैरह नहीं पिक किया है। तो इसके लिए पॉज में भी आप डिस्काउंट वाला ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन वाउचर सीरीज के अंदर, जब हम सेल्स में जो भी सीरीज में हमने पॉज ऑन किया था वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पर हम अगर आप डिस्काउंट को भी एनेबल करना चाहें तो डिस्काउंट भी एनेबल, अभी देख सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंट हाइड है, क्योंकि मेन जो वाउचर सीरीज है इसमें डिस्काउंट ऑफ है, तो पहले इसको ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद आप एडवांस पॉज में जाइए, फिर इसमें आपको डिस्काउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको आप सेव कर दीजिए। बाकी आप जैसे भी ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो जो भी आपने स्कीम लागू किया है, तो उसके बेसिस पे आपका स्कीम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है आपको क्या स्कीम लागू करना है, कॉम्बो पैक लगाना है, सीजनल ऑफर लगाना है। तो सीजनल ऑफर लगाएंगे तो डिस्काउंट देखिए ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। तो इस तरीके से आप जो है स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल स्कीम क्रिएट कर सकते हैं और स्कीम को ट्रांजैक्शन लेवल पे ऑटो अप्लाई करा सकते हैं। वी गेट टू सी दी हाउ टू क्रिएट अ सीजनल और combo pack offer schemes that will get applied in the transactions instantly. Coming on the next slide, that is, can I manage inventory and sales across multiple bakery outlets from one place? सो यस, अगर आप आपके 5-6 आउटलेट्स हैं, सो उनके दो प्रोसेस है बेसिकली। एक तो आप जो है मल्टीपल आउटलेट के हिसाब से गोडाउन क्रिएट करके रख सकते हैं। जैसे मैं बिल ट्रेल सेंटर में चला जाता हूँ, यहाँ पर हमने एक गोडाउन क्रिएट कर लिया आउटलेट 1, या स्टोर हमने क्रिएट कर लिया एक आउटलेट 2। तो हमने दो स्टोर क्रिएट कर लिए, दो आउटलेट है। अब मैंने जब मैं परचेज करता हूँ, जनरली तो परचेज मैं करता हूँ तो मैं मेन स्टोर में ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेन स्टोर में लेने के बाद मैं आउटलेट टू आउटलेट आइटम्स को सप्लाई करूँगा, कि मेरा एक आउटलेट में जाएगा फिर वहाँ से सेल होगा। सो आई कैन ट्रांसफर दोज आइटम्स टू माई डिफरेंट आउटलेट थ्रू दिस स्टॉक ट्रांसफर एंट्री मॉड्यूल। आई कैन गो टू एड ऑप्शंस एंड आई सेलेक्ट द मेन स्टोर एंड आई सेलेक्ट द पर्टिकुलर आउटलेट टू वेयर आई एम गोइंग टू शेयर दी और ट्रांसफर दी आइटम्स। सो आउटलेट 1 पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया क्या आइटम, सपोज हमने ब्लैक या जो हमने परचेज़ किया था, सपोज ये हमने परचेज करके रखा है अल्पनो मैंगो पेस्ट्री 25 पीस है, 25 पीस हमारे मेन स्टोर पे है। फ्रॉम 25 आई एम गोइंग टू प्रोवाइड 12 पीस टू द आउटलेट 1, okay, with the batch number. So this is the batch number by stock. From this batch number I'm sending 12 piece, and I save this. And if I want to move another outlet from main store to outlet 2, same item I'm selecting 13 piece as I'm sending, suppose for example 13 piece from this
or sending 10 piece. 10 piece, 2 from this batch number will be sent, and remaining quantity will be sent from this batch number. So ये हमने आउटलेट 1 और आउटलेट 2 में सप्लाई कर दिया, ठीक है। सो मैं एक बार परचेज भी दिखा देता हूँ। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव परचेज दिस आइटम 25 पीस, आई हैव परचेज इन, आई हैव केप्ट इट इन द मेन स्टोर, and then I move this item to different outlet through the stock transfer entry module. अब मैं आउटलेट वाइज सेल करूंगा, तो जब मैं सेल पे जाता हूँ, ऐड करता हूँ, और यहाँ पर हम मटेरियल सेंटर फिर आउटलेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस सेंटर से मैं सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि जब मेरा आउटलेट वाला यूजर अलग है, सो इफ दैट आउटलेट यूजर गेट लॉग इन, सो दैट यूजर विल बाय डिफॉल्ट गेट दिस मटेरियल सेंटर सिलेक्टेड आउटलेट 2, ठीक है। तो वो भी आप जो है सेट कर सकते हैं कि मटेरियल सेंटर आउटलेट 2 सिलेक्ट हो जाए। एंड आप अलग सीरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये मेन सीरीज है तो आउटलेट के नाम आउटलेट वन नाम से अलग सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। वो सीरीज वाइज भी आप मटेरियल सेंटर को फिक्स्ड करके रख सकते हैं। दैट आई विल ऑल्सो शो, दैट इज अनदर प्रोसेस। सो यहाँ पर आप सपोज वो आइटम सेल कर रहे हैं मैंगो पेस्ट्री, तो यहाँ पर आपने जो है आपको बैच वाइज मिल गया। आप यहाँ से सपोज आप इसी बैच नंबर से आप आउट सेल कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि 4/4 को ये एक्सपायर्ड है, और आप सेल कर रहे हैं 24/10 को, तो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। तो यहाँ पर भी आपको वार्निंग ऑफ ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप बैच वाइज भी इसकी एक्सपायरी और एक्सपायरी को ट्रैक कर सकते हैं, एक्सपायरी वाइज ब्लॉक भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन लेवल पे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको 4/4 कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर अब बता रहा है कि ये 1 डे एक्सपायर है, 4/4 को ही एक्सपायर हो रहा है, तो मैं इसको 3/4 फिलहाल के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि एक दिन बाकी है एक्सपायर होने, मतलब 4 तारीख को एक्सपायर होने वाला है, एंड वी आर डूइंग ट्रांजेक्शन ऑन 3rd/4। ओके, सो इसको हम आगे सेव करते हैं। सो दिस आई हैव डन फ्रॉम आउटलेट 1, अनदर एंट्री आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम आउटलेट 2। सो यहाँ पर मैंने मटेरियल सेंटर कर लिया आउटलेट 2। सपोज वही आइटम हम सेल कर रहे हैं आउटलेट 2 से। तो हमने 2 ट्रांजैक्शन कर लिया, एक तो आउटलेट 1 से, अगर हम लिस्ट देखेंगे तो मटेरियल सेंटर नेम हमने यस कर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन हमने आउटलेट 1 से किया, अच्छा दोनों ही मैंने 2 से कर दिया, एक मैं 1 से कर लेता हूँ। सो एक मैंने आउटलेट 1 से कर लिया, एक मैंने आउटलेट 2 से कर लिया। सो अगर आप सेल रजिस्टर भी देखेंगे, सो अकाउंट रजिस्टर, सेल रजिस्टर, सेल टाइप, ऑल पार्टीज, और यहाँ पर इफ यू वांट टू सी आउटलेट वाइज रजिस्टर, यू कैन एनेबल दिस ऑप्शन कॉल्ड शो मटेरियल सेंटर नेम। आप इसको ओके कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट आपका जो बेसिकली आउटलेट 1 से कितना रुपए का सेल हुआ, आउटलेट 2 से कितना रुपए का सेल हुआ है। आप इसको चाहें तो यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं। सो आप मटेरियल सेंटर लेवल पे फिल्टर लगा सकते हैं, हैविंग 2, अब सिर्फ अगर 2 भी लिखते हैं, फिल्टर रो वाइज करेंगे, तो आपको आउटलेट 2 से कितना सेल हुआ वो फिल्टर करके दिखा देगा। So this is one process how you can check outlet wise sale reports. Another process is that this process will work if you need to continue numbering in a you if you need a single numbering. That means कि आप चाहते हो कि नंबरिंग एक ही रहे, आउटलेट 1 से जो सेल हो रहा है, दूसरा अगर कोई आउटलेट 2 से सेल कर रहा है, तो अगर 5 है, सेकेंड वाउचर नंबर शुड बी 6 on the basis of auto numbering mode. Okay. So numbering should be continuous mode, whether I am selling from outlet 1 or outlet 2. If you say that I need to set different numbering for outlet 1 and different numbering for outlet 2, I need to have different sales numbering outlet wise. Then in Busy there is another options that you can
और देयर इज अनदर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस दैट यू कैन फॉलो, दैट इज कि कॉन्फ़िगर के अंदर आ जाए, वाउचर सीरीज के अंदर आप दो आउटलेट वाइज सीरीज खोल ले, एक आउटलेट वन नाम से सीरीज खोल ले या काउंटर वन नाम से खोल ले, और एक आउटलेट टू नाम से सीरीज खोल ले। ठीक है, तो आपने दो सीरीज खोल लिया, दोनों के अलग से नंबरिंग आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे सेल करने जाएंगे तो आपको पूछेगा किस आउटलेट से, या अगर कोई आउटलेट वन वाला यूजर है तो उसको पूछेगा नहीं, डायरेक्ट आउटलेट वन सीरीज सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सिलेक्ट और ऑल दिस विल बी गेट ऑटोमेटेड। आप पॉज मोड में रहेंगे तो ये सब इंक्लूसिव मोड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रह जाएंगे। यहाँ पर कैश पैटी बाय डिफॉल्ट ही बैठ जाएगा, और मटेरियल सेंटर में भी आउटलेट वन ही बैठेगा। तो ये आप सीरीज वाइज मैनेज करेंगे तो उसकी नंबरिंग अलग वर्किंग होगी। तो आप जब भी रिपोर्ट देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, तो यहाँ पर पूछेगा कौन सा सीरीज का देखना है, आउटलेट वन का सेल देखना है या आउटलेट टू का देखना है। ठीक है, तो दिस इज अनदर प्रोसेस दैट यू कैन फॉलो इफ यू नीड टू मेंटेन आउटलेट वाइज सेल रजिस्टर, हैविंग डिफरेंट नंबरिंग फॉर आउटलेट वन एंड हैविंग डिफरेंट सेल नंबरिंग फॉर आउटलेट टू। सो इन दैट केस यू कैन फॉलो दिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अब मैं एक बार थोड़ा सा सिक्योरिटी लेवल पे भी बता दूं कि अगर आपने अलग सीरीज बना दिया था, हाउ विल दी मटेरियल सेंटर के टैग विद आउटलेट वन। अगर आउटलेट वन में क्लिक करें तो आप यहाँ पर जो है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, यहाँ पर भी आप पॉज मोड को ऑन कर सकते हैं, और आउटलेट वन के लिए आप जो है मटेरियल सेंटर को फिक्स कर सकते हैं कि आउटलेट वन से जब भी सेल होगा तो हमेशा मटेरियल सेंटर मेरा आउटलेट वन ही रहेगा। So no one can do any mistakes in the transactions. So ये मटेरियल सेंटर सीरीज वाइज टैग हो गया, आउटलेट वन के साथ मटेरियल सेंटर आउटलेट वन टैग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक सीरीज ग्रुपिंग भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको यूजर लेवल पे सेट करना है। अगर आपने यूजर भी बना लिया, आउटलेट वन के दो तीन यूजर है, आउटलेट टू के भी दो तीन यूजर है, तो यूजर लेवल पे आप कैसे रेस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं। ओके, तो वाउचर सीरीज ग्रुप आपने एक बना लिया, एक आउटलेट वन बोल के एक ग्रुप भी बना लिया आउटलेट वन, और ये आउटलेट वन के अंदर आपने जो है सेल्स के जो आउटलेट वन वाले सीरीज को टैग कर दिया। जैसे हम अकाउंट ग्रुप्स करते हैं और अकाउंट्स लेजर को अकाउंट्स ग्रुप के अंदर टैग करते हैं, सेम दिस वे यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड एन आउटलेट वन ग्रुप, आई टैग दिस आउटलेट वन सीरीज विद द आउटलेट वन ग्रुप एंड आई सेव दिस, एंड दिस आउटलेट वन ग्रुप विल बी टैग बाय विथ माय यूजर आल्सो। तो अगर आप यूजर लेवल पे भी टैग करना चाहेंगे, जो भी आपने यूजर बना के रखा है, लेट्स से आई एनेबल दिस यूजर मोड, आई एम क्रिएटिंग अनदर यूजर, सपोज आउटलेट वन के लिए यूजर हमने ए बना लिया, ए आउटलेट वन का यूजर हो गया, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड ए। सो ये मैं इसका यूजर नाम दे देता हूँ आउटलेट ए। नाउ यू कैन टैग द वाउचर सीरीज ग्रुप विथ आउटलेट वन। ओके, सो इफ आई सेव दिस व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। अगर मैं स्विच करता हूँ, सपोज आउटलेट ए यूजर से लॉगिन करता हूँ इसी सिस्टम पर, स्विच यूजर करके मैं आउटलेट ए पासवर्ड ए, सो अगर मैं अभी हम यूजर किस यूजर में लॉगिन है, आउटलेट ए यूजर में, जब हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज की कोई सिलेक्शन नहीं आ रही है। सो ओनली वन सीरीज इज शोइंग, दैट इज आउटलेट वन। ओके, सो this is the security level that you can set that no one can do any mistakes in the transactions. Okay, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एंड द ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज how can I ensure my bakery items stay fresh and avoid selling expiry products? Okay, so in this case, what we find out that we can maintain batch-wise expiry details for our items. So उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में फीचर्स एंड ऑप्शंस में जाके इन्वेंट्री के अंदर हम आइटम्स की बैच वाइज डिटेल को मेंटेन कर सकते हैं। तो लेट मी हाईलाइट दिस, यू कैन सी वी आर हैविंग दिस बैच वाइज डिटेल फीचर्स। इफ यू क्लिक ऑन दिस कॉन्फ़िगर बटन, and if you need to manage only expiry, there are both manufacturing date and expiry date. For let's say for my bakery items, I just need to manage only the expiry date.
मुझे मैन्युफैक्चरिंग डेट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नॉट रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक्सपायरी डेट में मैंने फुल डेट सेलेक्ट कर लिया। फुल डेट का एग्जांपल दिया हुआ, कैसे डेट दिखेगा, जैसे आज 24/10/2025 है तो इस तरह की लिखा आ जाएगा। मंथ या अमाउंट में देखेंगे तो ये अक्टूबर 2025 बोल के लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलाउ इशू ऑफ एक्सपायरी बैच यहाँ पर बता रहा कि अलाउ करेगा या विथ वार्निंग या डोंट अलाउ। अगर कोई एक्सपायरी है तो अलाउ करेगा ही नहीं ट्रांजेक्शन लेवल पे। अलाउ नेगेटिव स्टॉक, अगर कोई बैच में स्टॉक है नहीं फिर भी मैं उसको सेल आउट करना चाहूंगा तो उसको भी मेरे मुझे डोंट अलाउ करते हैं, इग्नोर, मतलब अलाउ ना करे, नेगेटिव बैच वाइज आइटम को सेल करने में अलाउ ना करे। सो दैट आई कैन ऑल्सो सेट अ रेस्ट्रिक्शन दैट आई डोंट वांट टू सेल अ पर्टिकुलर batch number of an item whose stock is zero, okay, or negative. So here we can define, and here another option is provided: enforce full quantity allocation to batch. This will help you to maintain transactions batch wise. That means somehow कभी कभार क्या होता है कि हम I quantity put up करते हैं and then batch wise options appear and we doesn't fill up the batch wise detail and we simply omit and we proceed the transaction, और हम उस transaction को सेव कर देते हैं। जब हम स्टॉक मिलाने बैठते हैं तो बैच वाइज स्टॉक कुछ अलग दिखाता है और मेन स्टॉक कुछ अलग दिखाता है। इसलिए ये दिखाता है क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन मेन स्टॉक से किया लेकिन बैच वाइज उसको एडजस्ट नहीं किया है। तो बैच वाइज वाले बॉक्स में हमने स्टॉक को एलोकेट ही नहीं किया है। तो इस तरीके की अगर हमें कुछ ऑप्शन मिल जाए कि यूजर जो है गलती ना करे, दे doesn't do any kind of mistakes, they just simply warning or simply a blocking option should appear in the system that if the user doesn't provide the full details of batch wise in the batch wise box, ओके okay, अगर वो एलोकेशन नहीं करता है बैच वाइज डिटेल वाले बॉक्स पर, क्वांटिटी एलोकेट नहीं करता, तब तक उसको सेव नहीं करने दे ट्रांजैक्शंस। सो इससे ह्यूमन एरर रिड्यूस हो जाएगा, इससे जो है आपकी स्टॉक भी प्रॉपर मैच हो जाएगी, बैच वाइज और जनरल स्टॉक भी। तो इसको आप एनेबल करके आगे इसको सेव कर सकते हैं। सो दैट बैच वाइज डिटेल यू हैव टू ओपन फॉर आइटम्स। सो आपने फीचर तो ऑन कर लिया, बट नेक्स्ट what you have to do, that you have to identify or you have to enable the batch wise detail for those items that you need to manage the expiry date. So आप उस आइटम को सिलेक्ट कर ले जिसमें आपको एक्सपायरी डिटेल मैनेज करना है। जैसे ये आइटम हमने सिलेक्ट कर लिया, इसमें हमने बता दिया कि मुझे यहाँ पर एक्सपायरी डेट मैनेज करना है और बैच वाइज डिटेल हमने एनेबल कर दिया। तो जैसे हम बैच वाइज डिटेल को एनेबल करेंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से हमने बताया कि मुझे एक्सपायरी मैनेज करना है और मैंने एक्सपायरी डेज भी मेंशन कर दूंगा, इन द बेसिस ऑफ दिस डेज द डेट विल गेट कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली इन द ट्रांजेक्शंस। तो एंटी डेट से लेकर के मेरा एक्सपायरी डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आगे इसको सेव कर देंगे। तो जब हम परचेज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्लैक फॉरेस्ट परचेज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक फॉरेस्ट जो केक हम परचेज कर रहे हैं, सो इफ आई मेंशन द क्वांटिटी एंड इफ आई जस्ट ignore this, so that blank batch number is showing invalid data, that means it's mandatory to put up certain batch details, but because you have mentioned it's don't allow, so आपने कुछ बैच नंबर मेंशन कर दिया और इसमें आपने बताया इसका 4 पीस है और इसका एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं 3/4 ऑटोमेटिकली बैठ गया। मैंने 1/4 डाला था परचेज डेट, तो परचेज डेट से लेकर के एक्सपायरी डेट 3/4, क्योंकि मैंने 3 डेज का बेसिकली जो है मेंशन करके रखा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक्सपायरी डेज जो मेंशन किया था वो 3 डेज का, तो कैलकुलेशन कर लिया ऑटोमेटिकली एक्सपायरी डेट कब है, तो एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करके यहाँ पर पिक कर लिया। नाउ आप इसको सेव कर सकते हैं, टेक्स्ट सेक्शन वगैरह में ले लेता हूँ, आगे इसको आप सेव कर सकते हैं। ओके, नाउ इफ यू वांट टू सी द रिपोर्ट्स डिस्प्ले, आप बैच वाइज रिपोर्ट पे आ सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू सी द एक्सपायरी बैच डिटेल्स, तो आप एक्सपायरी बैच डिटेल में जा सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर एक आइटम का देखना है या सारे आइटम्स के बैच वाइज एक्सपायरी डिटेल देखना है तो वो देख सकते हैं। अगर हम सिंगल आइटम का देखना चाहे तो वन आइटम पे जाएंगे, आई कैन क्लिक ऑन टिल डेट और आई कैन सेलेक्ट द डेट रेंज। ओके, सो इफ आई सेलेक्ट डेट रेंज आई कैन स्पेसिफाई द एक्सपायरी स्टार्टिंग डेट एंड एक्सपायरी एंडिंग डेट। सो यहाँ पर हम जो है वो बैच नंबर मेंशन कर लिए एंड हियर you can give the date range on the future financial year also. That means अगर आपको एनालाइज करना है कि 2026 साल में कौन सा ऐसे आइटम्स, कौन से बैच नंबर है ब्लैक फॉरेस्ट के जो एक्सपायर होने जा रहे हैं, तो यू कैन प्रोवाइड
2026 प्रोवाइड द फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। अगर मैं एक्सपायरी डेट 24/2027 भी दूंगा तो देन ये बता देगा 2027 साल पे भी ये एक्सपायर होने वाला है, ये ऐसे बैच है जिसका एक्सपायरी डेट ये है और ये टोटल क्वांटिटी है, इन क्वांटिटी है, ये बैच नंबर एक्सपायर हो जाएगा 27 साल पे। तो जनरली अभी तो एक्सपायरी डेट हमने 25 साल पे रखा है, तो वो तो बताएगा। अगर फिर भी अगर आई नीड टू चेक द फ्यूचर द एक्सपायरी बैच रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर, देन ऑल्सो आई कैन एक्सपैंड माई डेट रेंज। तो मैं डेट रेंज को एक्सपैंड कर सकता हूँ। ठीक है, भले ही मेरा फाइनेंशियल ईयर एक ईयर का है, बट फिर भी मैं यहाँ पर डेट रेंज को एक्सपैंड कर सकता हूँ फॉर माई फ्यूचर एनालिसिस। ओके, so you can get batch wise stock, you can get the expiry batch details. Similarly, whenever you're going to do a sales transactions and you're going to sell the uh, products. Okay, so in that case also what you will find out that जब भी आप सेल करेंगे, so अगर आपने पुट अप किया यहाँ पर, आप अभी सेल कर रहे हैं 1/4 को, अगर मैं इसको 10/4 कर देता हूँ, 10/4। Now, if you select any batch, then it will show that batch number 1 has been expired. If I still I want to proceed, it will not allow me to proceed. Here it's blocking that आप expiry वाला item sale नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो this will also will give you or help you to track which items is going to expire, and it will also restrict you on selling the expiry items to your customers. Okay. तो आगे ये एक्सपायरी आइटम्स को भी अगर आप चाहते हो कि एक सेंटर पे मैं ट्रांसफर करके रख दूँ ताकि मैं इस एक्सपायरी आइटम्स को आगे मैं जिनसे मैंने लिया था उसको रिटर्न कर पाऊँ या उसको अदर किसी प्रोसेस पे डाल पाऊँ, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। उसके लिए आप अलग से या स्टोर डैमेज स्टोर बोल के आप मटेरियल सेंटर बना के रख सकते हैं। तो जो जो आइटम आपके मेन स्टोर में एक्सपायरी होने जा रहे हैं उसको आप डैमेज स्टोर में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो टू फिगर आउट और to get a clear stock report that what are those items that are not expiring but are still in the main store, and what are those expired items in the store, in the damage store it will only show the expired items list. Okay, so from there you can instantly get in one shot you can get all the expiry item list. But still, if you want to see the batch-wise expiry details, you can get it from batch-wise report also. And coming on the next slide, that is how can I avoid running out of key ingredients during busy days. So that means the Christmas season that has came and your outlet is full of working customers. So आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है आपका कौन सा पेस्ट्री, कौन सा ब्रेड, कौन सा केक स्टॉक कम होने जा रही है। तो उसके लिए आप इसकी कंट्रोल सेट कर सकते हैं। यू कैन सेट अ मिनिमम लेवल कंट्रोल, यू कैन सेट अ मैक्सिमम लेवल कंट्रोल, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द शॉर्टेज ऑफ योर आइटम्स। सो अगर मैं इसकी बात करूं सपोज ब्लैक फॉरेस्ट केक की, इसमें आप क्रिटिकल लेवल बोल के एक बेसिक में ऑप्शन आता है, सेट क्रिटिकल लेवल। सो यू कैन एनेबल दिस, यू कैन क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट, यू विल फाइंड टू मेंशन द minimum level, quantity level. You can set on the basis of quantity that if the stock comes below 10, then it should raise a warning in the system that your stock is coming below 10. You need to uh, receive stock from the market, or you need to have excess stock in your godown for selling purpose. Reorder level, that means you set a reorder level that if the stock is coming below 15 or 15, then it should warn you that you should purchase the stock or from your supplier. And maximum level, that means you don't want to कीप एक्सेस स्टॉक। मैक्सिमम लेवल से मुझे क्या पता चलता है कि हम अगर कोई एक लेवल सेट कर दे कि 25 से ज्यादा ब्लैक फॉरेस्ट केक मेरे गोडाउन पे ना रहे, क्योंकि अगर ज्यादा रहेगा तो वेस्ट हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। सो आई सेट अ मैक्सिमम लेवल दैट एक्सीड द स्टॉक लेवल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 25। ओके, सो ये मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं। रीऑर्डर लेवल फॉर पर्पस ऑफ गिविंग अ ऑर्डर टू अ सप्लायर टू receive stock from the market, and minimum level means to set a restriction on the shortage of the stock.
Here, as if you create multiple go downs, then you can also set this minimum level, reorder level, maximum level on the basis of your go down. तो अगर आपको आउटलेट वन वाइज भी उसका अलग मिनिमम लेवल सेट करना है, रिऑर्डर लेवल सेट करना है, वो भी कर सकते हैं। तो गो डाउन वाइज भी आप मिनिमम लेवल, रिऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं, क्वांटिटी बेसिस पे एंड ऑल्सो इन डे बेसिस पे। तो बोथ मोस्टली वी यूज दिस क्वांटिटी बेसिस, मिनिमम लेवल, रिऑर्डर लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। ओके, सो जैसे आपने सेट कर दिया रिऑर्डर लेवल, इसकी रिपोर्टिंग आप कहाँ से देख सकते हैं? आप जो है आप इन्वेंट्री समरी के अंदर आ जाए एंड आइटम क्रिटिकल लेवल के अंदर आ जाए। यहाँ पर आप मिनिमम लेवल पे जाएंगे। अभी फिलहाल अगर मैं ऑल आइटम कर लेता हूँ, ऑल गो डाउन कर लेता हूँ, तो जो भी आइटम जैसे ब्लैक फॉरेस्ट का मैंने सेट किया था, इसका मिनिमम लेवल 10 रखा था, करंट स्टॉक 10 है, शॉर्टेज अभी 0 है। सो देयर इज नो शॉर्टेज, क्योंकि मिनिमम लेवल 10 है तो करंट स्टॉक भी 10 ही है। इसके अगर मैं मैक्सिमम लेवल चेक करूँ तो कुछ यहाँ पर एक्सेस वगैरह नहीं है, इसलिए बताया नहीं। अगर रीऑर्डर लेवल सेट करूँ, चेक करूँ, तो रीऑर्डर लेवल दिखा रहा है शॉर्टेज 5 का है, मतलब कि आपका स्टॉक 10 है, लेकिन आपने एक लेवल सेट किया था कि बिलो 15 और विद इन 15 इफ द स्टॉक कम, देन इट शुड warn मी और इट शुड शो मी दैट हाउ मच इज शॉर्टेज दैट आई नीड टू collect from the supplier, or I need to give an order to the supplier to buy those items। ठीक है, तो ये 5 का शॉर्टेज है, कि मतलब कि आपको 5 और ब्लैक फॉरेस्ट केक आपको ऑर्डर देने हैं आपके सप्लायर से, या आपको आपके सप्लायर से वो कलेक्ट करने हैं, ताकि आपके स्टॉक बढ़ जाए और आगे आप उसको सेल करें। तो इस तरीके जो स्टॉक कंट्रोल सिस्टम्स है दैट यू कैन मैनेज इजीली इन बिजी। ठीक है, सो इसका भी एक इंग्रेडिएंट्स फीचर्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो अगर आप कुछ चीज़ें खुद जो है इंग्रेडिएंट्स यूज करके आप कुछ डिशेस बना रहे हो और उसको आगे आप रिटेल काउंटर पे सेल कर रहे हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू मेंटेन दिस क्रिटिकल लेवल। लाइक आप शुगर ले रहे हैं, आप केक बनाने के लिए शुगर जो है वो परचेज कर रहे हैं, मैदा परचेज कर रहे हैं। सो दैट दीज आर ऑल इंग्रेडिएंट्स और यू कैन से रॉ मटेरियल दैट you need to manage the stock, and that ingredients you can use and you can create a dish that you are going to sell in your bakery shop। so उसके लिए आप उसको डिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक जनरल के थ्रू भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिश पे। अगर आपको कोई डिश या कोई आप इंग्रेडिएंट बना रहे हैं, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट केक आप, या आप जैसे आपने ये चीज़ गार्लिक ब्रेड आप अगर बना रहे हैं 10 पीस, तो उसके लिए आपको क्या लग रहा है? आपने यहाँ पर शुगर हो गया, एग्स हो गया, वो आपके इंग्रेडिएंट्स हो गया है। ठीक है, तो शुगर आपने ले लिया, ठीक है, आपने 0.5 kg शुगर यूज़ कर लिया। तो इसकी भी अगर कोई भी प्राइसिंग है, मतलब आपने 20 रुपीज़ पर केजी इसकी शुगर की प्राइस हो गई। तो इस तरीके से आप इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आप एक आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं, या डिश बना रहे हैं, या जो भी आप आइटम्स बना रहे हैं उसको आगे आप बेकरी शॉप में सेल कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल इंग्रेडिएंट्स दैट हियर ऑल्सो यू कैन सेट ए क्रिटिकल लेवल, दैट कि अगर आपका रॉ आइटम्स इस लेवल के नीचे आ रहे हैं, स्टॉक लेवल के नीचे आ रहे हैं, तो आपको वार्निंग दे, क्योंकि आपको डिश उसी इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आपको एक आइटम बनाना है और आगे उसको सेल करना है। सो यू कैन क्रिएट दोज डिशेस थ्रू दिस, यू कैन यूज दिस स्टॉक जनरल वाउचर मॉडल टू क्रिएट दोज डिशेस एंड यू कैन सेल दोज डिशेस इन योर रिटेल शॉप ऑल्सो। Coming on the next slide, that is, can I manage advance order and delivery for my bakery efficiently less? अगर आपको कोई बर्थडे सेरेमोनी के ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर कोई क्रिसमस सेरेमोनी के ऑर्डर्स आ रहे हैं इन बल्क, if you are getting any orders in bulk from the customers, then you can use the order model in Busy. You can go to configure option, features and options. You can enable from the inventory features this enable order processing, and you can take the order, or you can take the amount in advance, or you can generate an order. You got an order from a party. You mention the party name, okay, whatever party may be, and you got an order for Black Forest cake for 10 piece. Okay, so you can see price has been also get picked automatically, and while
having the or while generating the order, you can also take an advance amount from that customer. So advance भी आप एक तरीके से इस तरीके से सेट कर सकते हैं, आप एक बिल संडी क्रिएट कर सकते हैं, एडवांस एडजस्ट बोल के एक बिल संडी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर बिल संडी टाइप ऑफ सब्ट्रैक्टिव मोड कर सकते हैं, अदर रख सकते हैं, एंड यू सिलेक्ट दिस एब्सोल्यूट अमाउंट. So this bill send you have created, you have said that customers pay 1,000 rupees as an advance while giving the order. So आप इसको सेव कर लिया. अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट पे आप फाइनल बिल रेस कर रहे हैं जब आप डिलीवर कर रहे हैं. सो यू गो टू सेल इनवॉइस and I press F11 button. It will show me the order number. So if I select the order, press OK, automatically the reflection will take place in my sale voucher and the amount will also get adjusted. If I save it, you can see 1,000 रुपये ऑलरेडी मैंने अमाउंट लिया था, तो 1,000 रुपये डिडक्ट करके इसकी फाइनल बिल हो रही है 2750. तो ये पार्टी से कलेक्ट करनी है. तो जनरली आप ऑर्डर ले रहे हैं, अगर आपको एडवांस अमाउंट कस्टमर से लेनी है, अगर उसकी अकाउंटिंग मैनेज करनी है, तो देन बेटर यू डू इट इन रिसीप्ट एंट्री. रिसीप्ट में चले जाएं, ऐड कर लें. एंड अगर आपको एडवांस पैसा मिल रहा है, ऑर्डर आपने ले लिया और आप सपोज कैश में रिसीव कर रहे हैं, ABC पार्टी से आप रिसीव कर रहे हैं, 1,000 रुपये आपने रिसीव कर लिया. उसकी अगर रिसीव का रेफरेंस नंबर आपने मेंशन कर दिया, REF01, मैंने कुछ रेफरेंस नंबर डाल दिया, सेव कर लिया. अब उसके फाइनल बिल के साथ एडजस्ट करना है. सो जब आप फाइनल बिल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक मैं फाइनल बिल करता हूँ. सपोज इस से हम कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं बिल सेंड यूज नहीं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई रिमूव दिस. Now, actual amount is 3750, but the customer has paid me an advance amount. I need to adjust those advance received in my or sale vouchers. तो हम जैसे इसको सेव करेंगे, ठीक है, अभी हम कैश में ज़ीरो कर दे रहे हैं, इसको भी ज़ीरो कर दे रहे हैं क्योंकि ये पार्टी के अकाउंट पे रहेगा. ठीक है, इसको भी हम ज़ीरो कर दे रहे हैं. ठीक है, एंड इसको भी हम एक्चुअल जो टोटल अमाउंट है 3750. अब इसको अगर मुझे रिसीव करना है, एडजस्ट करना है, तो हम ये ऑर्डर जो एडवांस हमने पैसा रिसीव किया, इस एडवांस रिसीव एंट्री को हम एडजस्ट कर सकते हैं सेल वाउचर पे. सो यू कैन सी दैट आई हैव जनरेटेड अ सेल वाउचर विद 3750. आई हैव डन अ रिसीव एंट्री विद द एडवांस अमाउंट ऑफ 1,000 दैट आई हैव रिसीव फ्रॉम द कस्टमर ABC. आई एम एडजस्टिंग दिस रिसीव वाउचर इन माई सेल वाउचर्स. सो पहले हम मुझे पैसा मिला, फिर मैं सेल वाउचर जनरेट करने जा रहा हूँ. तो अगर मैं सेल वाउचर में रिसीव वाउचर को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले सेल बिल बना लेते हैं, फिर पैसे रिसीव करते हैं, फिर रिसीव में जाके सेल बिल को एडजस्ट करते हैं. आप ऑर्डर के केस में आप ये हो सकता है कि आपको कुछ एडवांस मिला है पैसा पहले से. सो यू हैव रिसीव सम एडवांस अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर. सो यू विल डू द रिसीव एंट्री फर्स्ट, देन यू विल गो विद द सेल वाउचर्स. सो you done the receive entry first, and once you go to the sale voucher to record the transaction, there you will be getting this option to adjust your receive entry with that particular sale voucher. Okay, so इससे आपकी accounting adjustment हो जाएगी. ठीक है, so this is how you can manage the accounting, and also you can manage the order processing. So whatever advance you have received, you can adjust in the sale voucher, and that advance you will be receiving if you get an bulk order. So कभी कभार कस्टमर्स किसी क्रिसमस पार्टी या कोई भी अदर ओकेशंस के लिए आपको आपके शॉप पे ऑर्डर देके जाते हैं. यू प्रिपेयर दोज आइटम्स, यू टेक एन ऑर्डर, यू कैन once you take the order, you can record that order in our sales order model. You can track those orders from our order processing report, that what are the orders that are pending till now, I have not provided those items to the customers. तो वो भी आप पेंडिंग ऑर्डर रिपोर्ट से निकाल सकते हैं. एंड अगर आपको पैसा रिसीव एडवांस में मिल रहा है, देन यू कैन प्रोसीड विद द रिसीव वाउचर आल्सो, एंड यू कैन गिव ए रिसिप्ट प्रिंट आउट आल्सो. अगर आप कस्टमर को रिसिप्ट कॉपी प्रिंट करके देना चाहते हैं ताकि वो रिसिप्ट कॉपी लेके आए, बिल जनरेट जब होगा उसका, तो उसका फाइनल फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट हो जाएगा. तो इस तरीके की रिसिप्ट कॉपी भी आप प्रिंट करके दे सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके की रिसिप्ट कॉपी भी आप प्रिंट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं. Coming on the next slide, this is apart from all these features, there are other features that are also helpful for a bakery and a confectionery retail businesses. That is user control tracking. So as I show you that only
outlet user can see the transactions of outlet series and can do the transaction with the outlet center. So user control here, you can create the users from here. As I have created one user called outlet A, and I want to set certain restriction that that user can't change the price in the transaction. I can enable this. Okay, I can set a restriction that user can't change the discount while doing the transactions. Item discount भी change नहीं कर पाएगा, उसको भी हम enable कर सकते हैं. यूजर जो है डेटा बैकअप ले नहीं पाएगा, मेरा डेटा सिस्टम का बैकअप ले नहीं पाएगा, तो उसको डिसेबल एनेबल कर सकते हैं. अलाउ करना है तो अलाउ कर सकते हैं, नो करेंगे तो बैकअप ले नहीं पाएगा. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं. वंस द यूजर हैव डन द ट्रांजैक्शंस, यू कांट मैनिपुलेट और यू कांट डू द ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रीवियस डेट. आज जैसे 24/4/10 है, तो आप चाहते हो कि प्रीवियस डेट के सिस्टम डेट से लेकर के सेल पे इस सीरीज में मैं प्रीवियसली 1 दिन या 10 दिन वाले ट्रांजैक्शन पे अलाउ नहीं करूंगा डेट डालने का. जैसे 24 है, 23 तारीख वाले डेट पे कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, 22 तारीख वाले डेट पे कोई एंट्री नहीं कर पाएगा. सो you want to set a restriction that that user will not be allowed to mention the previous date to record a transactions. Okay, so the user have to mention only the current date while doing the transaction. So you can set a restrictions over there. Here user wise restrictions in the menu level also given that a user can do a sales transaction, can't modify the transaction or can't delete the transactions. Not only in transaction level, user we can set a restrictions to display the reporting also on the user level, that user can only see the under account book, user can only see the account registers. User can't see the cash bank book report, user can't see the day book report. You can set certain restrictions. And also user can't change the financial year also. I can disable these options. And I can also set a login schedule for user. That means कि एक outlet में अपने schedule set कर दे कि ये जो भी outlet के users हैं, so that user will be allowed to get login. You can set on the basis of weekdays, and you can set on the basis for all week. If I pick it pick it no or make it no, and then it will be applied for all weekdays. So login time will be from 8 a.m. to 6 p.m. Means user सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक लॉग इन कर सकता है. 6 बजे के बाद वो लॉग इन नहीं कर पाएगा बिजी में सॉफ्टवेयर में. तो एक बार अगर 6 बजे के बाद उसने लॉग आउट कर लिया तो दोबारा वो लॉग इन नहीं कर पाएगा. अगर कंटिन्यू लॉग इन है तो वो कंटिन्यू कर पाएगा, बट अगर उसने लॉग आउट कर लिया तो वो लॉग इन नहीं कर पाएगा. तो वो भी डेट आप सेट कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि 10 बजे 10 a.m. से लेकर के ओनली अप टू 5 p.m. दिस यूजर विल be allowed to get login to the login in busy. After the time get exceeded, the user will not be allowed to re-login in the system once again. अगर वो ऑलरेडी लॉग इन है देन ही कैन कंटिन्यू, ही और शी कैन कंटिन्यू. बट अगर उसने लॉग आउट कर लिया 5 बजे 5 बजे लॉग आउट कर लिया और 5:01 हो गया, तो उसको फिर से दोबारा लॉग इन नहीं करने देगा. सो दिस लॉगिंग शेड्यूल हैज is very helpful to set a restrictions on the user level, that I am giving a restrictions login. I am scheduling your logging restrictions in our system, that you can log in to my busy software from this time to this time. You can't log in every time. Okay, so ये भी एक लॉगिंग शेड्यूल आप सेट कर सकते हैं यूजर लेवल पे. ठीक है, जीएसटी मैनेजमेंट. For GST, Busy is giving and smart features, smart and automated features. You can create party, you can create or you can validate on the basis of GST number your party details. So अगर रिटेल में भी अगर किसी का GST नंबर या किसी कंपनी के नाम पे बिल बनाना चाह रहे हैं, तो आप इंस्टेंटली कोई भी GST नंबर पुटअप करेंगे और वहां से आपकी पार्टी का डिटेल नाम वगैरह सब कैप्चर हो जाएगा. तो आप स्पेसिफाई GST नंबर पे जाके आप GST नंबर पुटअप कर लेंगे, तो यू कैन गेट टू सी दी एंटायर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर GST नंबर. ओके, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे जो है एक GST नंबर पुटअप करता हूँ, 07AACB 5022.
So जैसे वैलिडेट करेंगे इंस्टेंटली इट विल गेट वैलिडेट, यू नो नीड टू लॉग इन टू द पोर्टल एंड ऑल्सो यू वांट टू सी द फाइलिंग टेबल डिटेल्स, यू कैन गेट इट। एंड अगर आप इसमें अपडेट एंड बैक में क्लिक करेंगे तो नाम एड्रेस भी ऑटोमेटिकली पिक कर जाएगा, आपको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। सो दिस स्मार्ट फीचर इज अवेलेबल फॉर वैलिडेटिंग द जीएसटी इन डिटेल और जीएसटी नंबर, and also you can validate the HSN code also for your items. You can validate in multiple HSN code in a single shot. आप इसमें लोड डेटा करेंगे, आप सिलेक्ट ऑल करके जैसे वैलिडेट बटन में क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली वो वैलिडेट करके बता देगा। अगर आपका कोई भी जीएसटी नंबर गलत है, मतलब कोई भी HSN कोड गलत है, देन इट विल शो इन रेड, रेड कलर ऑल्सो, आपको रेड मार्क करके बता देगा। इसके अलावा आप जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर GSTR1 डैशबोर्ड एक वन स्क्रीन सिंगल स्क्रीन मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट GSTR1 व्यू रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। यू कैन अपलोड GSTR1 instantly, you no need to log into the portal. You can reset the GSTR1. That means if you have wrongly uploaded the GSTR1 in the portal, you want to refresh dot or you want to erase dot from the portal, and you want to re-log in or you want to re-upload the data, you can click on the reset GSTR1. आप डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फाइल करना है तो जीएसटी समरी में क्लिक करके फिर आप ये स्टेप में जाके जीएसटी समरी के बाद, ये जनरल जीएसटी समरी के बाद व्यू समरी में क्लिक करेंगे, फिर फाइल विद ईवीसी ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, आप ओटीपी पुटअप करेंगे और वो फाइल हो जाएगा या अपलोड हो जाएगा। अगर वो फाइल हो चुका है तो उसकी डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, पीडीएफ मोड पे आपको GSTR1 डाउनलोड मिल जाएगा, और उस पर अगर ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट लिखा आ जाएगा, अगर फाइल हो चुका है तो वो फाइल लिखा आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना है तो वो भी आप क्लिक करके आप ईबीसी के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो एक ही स्क्रीन से आप एंटायर प्रोसेस को जो है मेंटेन कर सकते हैं GSTR1 के रिलेटेड। बाकी जीएसटी समरी रिपोर्ट्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जहां से आप इंस्टेंटली जीएसटी के एडजस्टमेंट एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले के अंदर अगर आप देखेंगे जीएसटी समरी रिपोर्ट्स, जीएसटी समरी के अंदर जाएंगे तो स्क्रीन व्यू में आपको इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट दिख जाएगा। आप यहाँ से एक शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ इट्स रिटन F4, इफ यू प्रेस दिस F4 shortcut keys, then from here you can click on this input output adjustment. If there is any adjustment you need to do with your input tax and output tax, then the posting will takes place automatically. कौन सा लेजर डेबिट होना है, कितना अमाउंट डेबिट होना है, कौन सा लेजर क्रेडिट होना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड इफ यू प्रोसीड फर्दर प्रोसीड इट विल टेक्स प्लेस। ठीक है। तो इस तरीके की एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको ऑटो जनरल पोस्टिंग हो जाएगी जीएसटी समरी रिपोर्ट से। And also, if you go with the GST returns, you will find all the return forms are available. You can download all the GST returns in one click. If you click on this download GST JSON data, you can click on this download all GST returns. अब यहाँ से भी आप download all GST return पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे JSON पोर्टल से डाउनलोड होकर यहाँ पर सेव हो जाएगा। सो यू नो नीड टू लॉग इन टू द पोर्टल टू डाउनलोड द जेसन डेटा, इट विल गेट डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली एंड इट विल गेट सेव इन दिस स्क्रीन। एंड अगेंस्ट द डाउनलोड यू कैन रिकॉन्साइल योर books data with the portal data. You will get the reconciliation books with GST portal data. You can reconcile with your GSTR1 portal data. You can reconcile with GSTR3B. You can get a comparison report also. You can see your books, means the sales data, the GSTR1 portal data and GSTR3B data. If there is any kind of mismatches, that it will highlight. अगर कोई mismatches है तो highlight करके बता देगा इस रिपोर्ट पर। ठीक है। अगर मैच नहीं कर रहा है बुक्स के साथ, GSTR1 मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है GSTR1 के साथ मैच हो रहा है लेकिन 3B के साथ मैच नहीं हो रहा, तो वो हाईलाइट करके डिफरेंस अमाउंट के साथ बता देगा। ठीक है। तो इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम भी अवेलेबल है। अगर कोई सप्लायर आपके नाम पे बिल रेज करता है तो वो IMS पे रिफ्लेक्ट कर देगा, आप यहाँ से इंस्टेंट एक्शन ले सकते हैं, उसको रिजेक्ट करना रिजेक्ट कर सकते हैं, उस पर ITC क्लेम कर सकते हैं, और यहीं से 2B भी आप जनरेट कर सकते हैं, GSTR2B। ठीक है। तो ऑटो जनरेट कर सकते हैं GSTR2B। तो इस तरीके एडवांस GST कंप्लायंसेस आप इजीली मैनेज कर सकते हैं बिजी के थ्रू। Multiple profitability reports. Now you can get a kind of report that will help you to analyze whether you are making profit or loss from on the basis of your item. तो आप बेसिकली यहाँ पर आप MIS रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है, आइटम वाइज देखना है तो आइटम वाइज देख सकते हैं। ऑल आइटम पे अगर बेसिस पे मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखा देगा किस आइटम के अगेंस्ट पे कितने में आपने परचेज किया या स्टॉक इन हुआ है, कितने में आप सेल कर रहे हो, आप प्रॉफिट में हो इस आइटम के या आपका लॉस चल रहा है, लॉस हो रहा है इस आइटम का सेल करने के बाद। तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट की प्रॉफिट अमाउंट एंड द GP रेशियोस बता देगा। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो आइटम वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है। बिल वाइज भी प्रॉफिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं।
सेल्स परचेज एनालिसिस रिपोर्ट विद ग्राफिकल मोड, विच आइटम इज मोस्टली से मतलब कि आपके आइटम वाइज ग्राफ बता देगा मंथ ऑन मंथ आपकी कौन सा आइटम सेल हो रही है, या आइटम वाइज आपकी मंथ ऑन मंथ सेल्स क्या हो रही है, अप्रैल महीने में कितना हुआ, अक्टूबर महीने में कितने क्वांटिटी सेल हुआ। अगर आपको वैल्यू भी देखना है तो आप यस करके वैल्यू भी देख सकते हैं कितने रुपए का सेल हुआ है। क्वांटिटी एंड वैल्यू अमाउंट बोथ विल शो, एंड इफ यू डबल क्लिक ऑन दिस पाई चार्ट ग्राफ इट विल शो इन फुल व्यू मोड। ठीक है, तो ये इस तरह की एनालिसिस रिपोर्ट आप मंथली क्वार्टरली पार्टी वाइज देखनी है, आइटम ग्रुप वाइज देखनी है, आपके पेस्ट्री ग्रुप्स के आइटम्स देखनी है, आपके ब्रेड ग्रुप्स के आइटम्स देखने हैं, सो दैट यू कैन फाइंड आउट और यू कैन कैटेगराइज टू ग्रुप वाइज on the basis of monthly as well as quarterly in the reports. Unmoved item, which all items, which are the items that are not been sold for a long period of time, कौन से ऐसे आइटम्स है जो ज़्यादातर सेल नहीं हो रहे, बिक नहीं रहे, तो वो अनमूव्ड आइटम्स इन्वेंट्री समरी के अंदर आपको अनमूव आइटम की लिस्ट मिल जाएंगे। यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कौन से ऐसे आइटम्स है ज़्यादा बिक नहीं रहे, बहुत दिन से सेल नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस तरीके के आइटम्स है जो बहुत ज़्यादा बिक नहीं रहे हैं, तो अनमूव्ड आइटम्स है। डे एंड रिपोर्ट, डे एंड पे आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं, पूरे दिन में क्या आपकी रिफ्लेक्शंस हुई, अकाउंटिंग रिफ्लेक्शंस हुई, तो आप अकाउंट समरी के अंदर भी आप जो है इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली जो है आप सॉरी इसमें जो है एमआईएस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो डे इन रिपोर्ट आपको एक मिलेगा, जहाँ पर आप समरी और डिटेल मोड पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं समरी में दिखाऊं तो डे इन रिपोर्ट में क्या दिखाता है, बेसिकली आपका अभी ओपनिंग कैश में कितना है, उसमें से सेल में कितना आया, आपका यूपीआई के थ्रू ओपनिंग क्या है, उसमें से सेल के थ्रू कितना हुआ है। ठीक है, आपका जनरल में क्या अमाउंट है, कॉन्ट्रा में क्या अमाउंट हुआ है, रिसीव कितना अमाउंट का हुआ है, तो ये बता देगा डे इन रिपोर्ट पे। इसके अलावा जो मोस्टली नीडेड होती है दैट इज सेटलमेंट रिपोर्ट, जो कि डे बाय डे आप रिटेल इंडस्ट्रीज ज़्यादा निकालते हैं, सो दे नीड टू गेट दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट मोस्टली इन डेली बेसिस, द सेटलमेंट रिपोर्ट, detailed report, and here you can see that if you have collected those amount from a party, whether you have collected in cash, card, or UPI, what is the total cash collection for today's sale? What is the total UPI collections against today's sale, or on today's sale? So here you can get the payment settlement mode summary amount. Okay, that you can get on the date basis. Okay, तो ये आपको डिस्प्ले अकाउंट समरी के अंदर सेटलमेंट डिटेल्स के अंदर मिल जाएगा। Email, SMS, WhatsApp feature is also available. Once you generate this invoice, you can instantly share a WhatsApp email, or you can notify via WhatsApp email. You can share the invoice copy via WhatsApp email also. You can go to configure option. You can get this email configuration option. You can configure your email details. You can set your WhatsApp and SMS API from here. And once you create those API or you define those API, you can use those in the sales transactions also. Once you save this instantly from here, you can instantly share those details via WhatsApp or via email also. Okay, so if any promotional message you want to say that promotion कोई ऑफर चल रहा है, कोई स्कीम है अप्लाई, वो भी आप अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप के थ्रू नोटिफाई करना चाह रहे हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन डू इट। Mobile app, this is mostly needed for retail owners, means those owner who may be moving and not be available in the shop to physically check the details or to access the system, so they can get it checked from the mobile app. तो मोबाइल ऐप में सारे जो भी उनके स्टाफ्स ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, so that sales entries will reflect in the mobile app. They can instantly check the total sales day by day, and they can also check the stock report, and also they can go get to see many analysis report like top items, top 10 items, top 5 items, uh, or also they can get to see the sales order reports, and if they need to see the day books, if they need to see the other stock report, they can easily access from mobile app. ओके, तो मोबाइल ऐप के थ्रू ओनर्स को काफ़ी हेल्पफुल मिल जाते हैं, वो ट्रैवल करते करते भी अपने सिस्टम की
जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही है अपने बिजी में, उसको वो जो है चेक कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग्स को जो है व्यू कर सकते हैं. Automatic backup on Google Drive. So this is a very important thing, that whatever you are recording in Busy, that should there should be an backup process, so that if any somehow if any problems appear in my system, I can get the data backup. So Busy भी यहाँ पर instant जो एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है बिजी के साथ, दैट इज बिजी एजेंट. सो बिजी एजेंट वाले ऑप्शन से कस्टमर can get an opportunity to take the backup automatically, or can set a scheduling backup for their data, for the company data. So they no need to take the backup manually. Once they get it scheduled from this busy agent, okay, you can set a 3-time backuping schedule. So once you set a schedule, you can get it done by busy agent itself automatically. तो busy agent as per the schedule वो अपना बैकअप जो है आपके जीमेल के थ्रू आपके ही गूगल ड्राइव में डेटा बैकअप ले लेगा, ताकि आप गूगल ड्राइव से डेटा को रिकवर कर पाए कभी सिस्टम में इशू हुआ तो. सो कैन रिकवर योर डेटा फ्रॉम गूगल ड्राइव वंस यू गेट इट डन, और यू शेड्यूल दिस बैकअप फ्रॉम busy agent. Not only backup scheduling, you can, if you are using mobile app, you can also synchronize the data from your mobile app, from your desktop. That will be also get done automatically through this busy agent. These are all best solution that Busy is providing for the bakery and confectionery retail businesses. And that's all from my side also.